कथी बाबू हाँ ले लिया ले जाए शांति से
Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning, Good ma'am. morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. आप सबको पता तो है ना कि सेम लिंक ही आता है डेली, सेम लिंक ही है। Yes, Yes, ma'am. मैम पता है, बट मैम ये संडे के दिन क्लास नहीं होती है क्या? नहीं बेटा, संडे के दिन कैसे क्लास होएगी? टीचर को भी तो एक संडे चाहिए ना। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पेपर 3 में देखिए यूनिट 4 का फर्स्ट क्वेश्चन। आवाज क्लियर है सबको मेरी? Yes, ma'am. आवाज क्लियर आ रही है। Yes, मैम। ओके, मूल्यांकन देखिए, मूल्यांकन किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता तथा महत्व का वर्णन कीजिए या उल्लेख कीजिए। तो मूल्यांकन हम ये कहें कि एक तरह से देखो, इवेल्युएशंस के अंदर पहले हम ये कहते थे कि बच्चे की एक तरह से ये देख रहे हैं कि प्रोग्रेस कैसे हो रही है। तो यहाँ पर प्रोग्रेस में ओवरऑल को लिया जाता है इवेल्युएशंस के अंदर। मूल्यांकन जिसके अंदर स्कूल की एक्टिविटी आ जाती है, सब्जेक्ट की वर्क आ जाता है, उसकी फीडबैक मतलब कि वो बच्चा कैसे दे रहा है, कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, उसके मार्क्स क्या हैं, एक्टिविटी में पार्ट्स ले रहा है या नहीं है, उसके बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं या नहीं है, ओवरऑल की बात करते हैं हम मूल्यांकन के अंदर। ठीक है, देखा जाए तो होल ओवर हम उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि उसकी कितने इम्प्रूवमेंट हुआ है, कितने उसको अचीव किया है उसने, कितने उसके अंदर हम ये कहें कि कितना सीख रहा है, वो सीख कर उसके अंदर कितना चेंजेस आ रहे हैं, कितनी प्रोग्रेस कर रहा है, वो सारा कुछ मूल्यांकन में आ जाए। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखिए। यहाँ देखिए फर्स्ट डेफिनेशन सही दी हुई है, वैसे तो डेफिनेशन सारी सही दी हुई है। ये देखिए मैकलीन के शब्दों में, मूल्यांकन शब्द को मैं इसे पसंद करता हूँ अथवा मैं इसे नापसंद करता हूँ, इन्हीं दो शब्दों में प्रयुक्त किया जाने लगा है। ये किसी भी व्यक्ति के द्वारा किन्हीं कार्यक्रमों, क्रियाओं, प्रक्रियाओं के दौरान प्राप्त अनुभवों के प्रतिक्रिया स्वरूप एक संवेगात्मक उद्गार है। अभी जो मैंने सारा कुछ आप लोगों को बताया वो इस डेफिनेशंस के अंदर आ चुका है। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, मैम। आगे है इसकी नीड्स क्यों है, इवेल्युएशन की नीड्स क्यों है। अब ये कहें कि जब हम मूल्यांकन करते हैं तो एक टीचर के लिए, ना केवल एक स्टूडेंट के लिए बल्कि एक टीचर के लिए भी बहुत जरूरी है। टीचर क्या करेगा, टीचर के लिए हम ये कहें कि उसको ये देखना होता है कि जो जब मैं मान लो आप लोगों को टीच कर रही हूँ और टीच करके आप लोगों से फीडबैक लिया और रिस्पॉन्स देखकर फिर मेरा क्या होगा कि बच्चों को कितना समझ आया, कितना नहीं आया, क्या कितने बच्चे फीडबैक सही दे रहे थे, कितने नहीं दे रहे थे, और क्लासरूम में डिसिप्लिन मेरे मेथड से बना रहा, बच्चों में क्यूरियोसिटी बनी रही, बच्चे सीख के जा रहे हैं, बच्चे पूरे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं। तो ये क्या है, इससे मुझे पता चलता है कि जो मैंने मेथड लगाया है, विधियां जो लगाई हैं मैंने, उसमें जितनी भी टेक्निक्स लगाई हैं, जितने भी हमने इक्विपमेंट किए हैं या जितने भी हम प्लानिंग की है, वो सही ढंग से सक्सेसफुल हुई है या नहीं हुई है। तो इससे क्या होगा, मैं इसके अंदर चेंजेस कर सकती हूँ कि अगर मान लो कि आप लोगों का फीडबैक सही नहीं आ रहा, आप लोगों के 100 में से 40 बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया, 60 बच्चों ने नहीं दिया, तो दैट्स मीन्स कि वो कहीं ना कहीं वो टेक्निक्स, वो मेथड, वो स्किल्स सही नहीं है। तो इससे मुझे चेंजेस करने में चेंजेस करने में हेल्प मिलेगी, इम्प्रूवमेंट होगा। और इससे क्या होगा कि मुझे कहाँ तक बच्चों को सिखाना है, कहाँ तक उनकी
कहाँ उनको प्रॉब्लम आ रही है, उनकी प्रॉब्लम को कैसे दूर करना है और कितना इंटरेस्टिंग वे से उनको प्रेजेंट करना है जिससे बच्चे ज्यादा से ज्यादा उस चीज को सीख पाए। ठीक है, ये तो हो गया टीचर का। अब स्टूडेंट्स का देखिए, स्टूडेंट्स को भी इसके अंदर हमें कहे कि पूरी एक तरह से मूल्यांकन से क्या पता चलता है, बच्चे को ये पता चल जाता है कि मैं कहाँ पर स्टैंड करता हूँ, मेरी वीकनेस कहाँ पर है, मुझे किन कमियों को दूर करना है, मुझे किस सब्जेक्ट में ज्यादा मेहनत करनी है, मेरा वीक पॉइंट कहाँ पर है, मुझे और कितना इस टॉपिक के ऊपर मेहनत करनी है, या मुझे कितना टाइम और इस पे देना है। ठीक है, मेरा एम क्या हो सकता है, मेरा फोकस किस पे ज्यादा है। ठीक है, और उसमें मेरे डाउट्स कहाँ कहाँ हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर स्टूडेंट्स को पूरी हेल्प मिल जाती है कि एक तरह से इवेल्युएशन के अंदर कि उसने करना कैसे है। क्लियर? यस यस मैम। मैम। आगे देखिए इवेल्युएशन की इम्पोर्टेंस ऑफ इवेल्युएशंस। फर्स्ट आएगा आप लोगों की बुक में, देखिए 120 पेज पे, बच्चे को अपनी कैपेबिलिटी का पता चल जाता है, अपनी योग्यताओं का पता चल जाता है। जैसे मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि उसके अंदर जितनी भी इवेल्युएशन से पता चल जाएगा कि उसका जो नॉलेज है वो सही ढंग से वो ले रहा है या नहीं ले रहा है, एक्सपेरिमेंट चीजों को समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। अब देखो यहाँ पर ब्लूम का वो आ जाएगा, मानसिक पक्ष है विकास करने का, जिसमें ज्ञान आता है, जिसको विषय से संबंधित ज्ञान की बात करते हैं, फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, उसको प्रयोग कर रहा है। अंडरस्टैंडिंग की बात करें, जब किसी चीज को समझ लेता है, उस चीज का ज्ञान हो जाता है उसको, फिर वो उस चीज का विश्लेषण करता है, फिर संश्लेषण करता है, इससे उसकी मानसिक योग्यता का विकास हो रहा है। तो बच्चों की मानसिक योग्यता का विकास करने के लिए हम कहें कि एक पूरा का पूरा लर्निंग एक्सपीरियंस जो है उसके ऊपर काम करता है, और उसके बिहेवियर के अंदर चेंजेस आते हैं। जब वो कुछ सीखता है तो उसके बिहेवियर के अंदर चेंजेस आएंगे, तो दैट्स मीन्स कि उसका जो सीख रहा है वो सही दिशा के अंदर सीख रहा है। और जिसका इसका पता कैसे चलता है, उसका पता इवेल्युएशन से पता चलता है, मूल्यांकन से पता चलता है कि मुझे ये पता चल, जैसे मान लो आप लोग क्लास लगा रहे हो डेली, तो आपको ये पता चल जाएगा कि मैं इसके अंदर मेरी कैपेबिलिटी जो है, मेरी एबिलिटीज जो है वो बढ़ रही हैं, मैं इन चीजों को समझ रहा हूँ, अब मैं ये काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अपनी योग्यताओं की पहचान करना होगा। सेकंड हो गया उद्देश्य प्राप्ति की सीमा के बारे में जानकारी मिलती है। इससे हमें क्या जानकारी मिलती है मूल्यांकन की हेल्प से, कि इससे हमें ये पता चलता है कि मुझे मतलब कि मेरी कैपेबिलिटी कितनी है, मेरी एबिलिटीज कितनी है, मुझे स्किल्स के बारे में कितनी, मतलब कि ये पूरी की पूरी जानकारी मुझे हासिल करनी है या मुझे इससे लेना है। और इससे क्या होगा, जो मेरा एम है उसकी प्राप्ति करने में मुझे हेल्प मिलेगी। ठीक है, मैं इन चीजों को सीखता, जैसे आप लोग सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, आप लोगों को ये समझ आ रहा है कि आप लोगों को पता है कि हमारा एम क्या है। ठीक है, इसको सीख सीख कर आपको इनके बारे में जानकारी होगी, आप फीडबैक दोगे, इवेल्युएशन करोगे, और इससे आप अपने एम को अचीव करने में हेल्प मिलेगी। थर्ड देखिए छात्रों की उपलब्धि की जानकारी, यानी इसके अंदर हम ये कहें कि हम उनसे कम्युनिकेट करते हैं स्टूडेंट्स के साथ कि आप लोगों को एक जब भी हम कहें कि मान लो मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आपसे फीडबैक लिया, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि किस स्टूडेंट्स ने स्टूडेंट्स की मतलब की प्रोग्रेस कैसी हो रही है। जैसे 40 की स्ट्रेंथ की क्लास होती है, डेली आप क्लासेस लोगे, तो आप इजिली हर एक बच्चे का बता सकते हो कि इस बच्चे को समझ आ रहा है, इसको इस टॉपिक में डाउट है, आपका ये टॉपिक क्लियर नहीं है, मैंने जब रिस्पांस लिया था, फीडबैक लिया था, तो आपका रिस्पांस नहीं आया था, दैट्स मीन्स आपको इस टॉपिक की जानकारी नहीं है। और इससे क्या पता चलता है कि हमें जितनी भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है कि बेटा प्रॉब्लम कहाँ आ रही है मुझे बताओ, मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर करना, तो इससे क्या होगा कि पूरी 40 की स्ट्रेंथ में अगर टीचर से पूछा जाए कि स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस बताइए,
तो वो इजली जैसे पीटीएम अटेंड करने जाते हैं तो हर एक बच्चे की टीचर ने रिपोर्ट बना रखी होती है, उसको पता होता है कि इस बच्चे का बिहेवियर कैसे है, इस बच्चे को कौन से सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, इस बच्चे की नोटबुक कौन सी कंप्लीट है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन टीचर के पास होती है। तो छात्रों की उपलब्धि यानी उसकी प्रगति, उसकी प्रोग्रेस का हमें पता चल जाता है कि उसको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, इससे उसकी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। क्लियर है, सबको समझ आ रहा है यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। आगे देखिए, इसकी हमें ज्ञान की सीमा का पता चल जाता है। देखिए हमें ये पता चल जाता है कि इसके आधार पर हम बच्चे को पढ़ाना कितना है। इवेल्युएशन तो हम जब करते हैं ना, जैसे हम ये एक लिमिटेड मुझे पता होती है कि मुझे इस विषय की जानकारी जो है वो इतनी ही इन बच्चों तक देनी है और फिर इनका मूल्यांकन करना है। ये तो हो नहीं सकता ना कि मैं टॉपिक अनलिमिटेड पढ़ा रही हूँ, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। और एक एज के अकॉर्डिंग, उनकी क्लास के अकॉर्डिंग एक ये होता है कि बच्चों को उनको ज्ञान कितना देना है, उस लिमिट तक मुझे पढ़ाना है। जैसे आप लोगों का है कि ये 4 यूनिट आप लोगों को कंप्लीट करनी है, इससे बाहर सिलेबस नहीं आने वाला। आप लोगों को सिलेबस मिल चुका है, तो उसमें ये है कि आप लोगों को पता है कि इतने यही सिलेबस आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो ये एक होता है कि हमें उस सीमा का ज्ञात हो जाना, उसके बाद हमारा मूल्यांकन होना, फिर उसके अंदर हमें देखना कि पूरी की पूरी हमें विषयों की जानकारी मिल रही है या नहीं मिल रही है, हर एक टॉपिक क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा। जब तक क्लियर नहीं होगा आपको कि मैडम ये तो टॉपिक क्लियर नहीं था हमारा, और हमें एग्जाम में अगर मान लो ये क्वेश्चन आ गया तो हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो ये क्या है, पूरी की पूरी जानकारी विषयों से संबंधित जितनी सीमा होती है उसकी जानकारी बच्चों तक देना। फिर है शिक्षण में परिवर्तन तथा वांछित सुधार के लिए, ये पॉइंट आप लोगों को करा चुकी हूँ कि मूल्यांकन से हमें क्या पता चलता है कि बच्चों के अंदर इम्प्रूवमेंट कहाँ करनी है, कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है और किस तरह से उनके अंदर चेंजेस लाने हैं, किस तरह से इम्प्रूवमेंट करना है और किस तरह से उनकी कैपेबिलिटी को, एबिलिटीज को बाहर निकालने का काम करना है। तो वो क्या है, उनमें डिजायरेबल चेंजेस करने का। नेक्स्ट आएगा उनको गाइड गाइड देने का, या हम ये कहें कि ये एक तरह से आप उनको निर्देश दे सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो, जिससे हम ये कहें कि बच्चे का ये हमें पता चलता है कि जहां जहां उस बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है और उसको उस प्रॉब्लम को दूर करके हम उसको अच्छे से गाइड कर सकते हैं, उसको मोटिवेट कर सकते हैं कि कोई बात नहीं, अगर आपके मार्क्स कम भी आए हैं तो आप ये चेंजेस करके, ये टॉपिक तैयार करके यहाँ पर आपने इम्प्रूवमेंट करनी है और आप कर सकते हो। तो इससे उसको मोटिवेशन भी मिलेगा और गाइडलाइन भी मिलेगी। तो ये थी इसकी इम्पोर्टेंस। यहाँ से तो ये थी आपकी नीड्स एंड इम्पोर्टेंस। क्लियर है सबको, कोई डाउट्स है? नो मैम। किसी को डाउट नहीं है? तो ये क्वेश्चन आ जाता है बेटा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवेल्युएशन,
मूल्यांकन का क्या अर्थ है, कॉन्सेप्ट ऑफ इवेल्युएशंस, नीड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पोर्टेंस। क्लियर? आगे देखिए इसके अंदर किस किस तरह से हम एक इवेल्युएशन कितने टाइप्स के होते हैं ये कह सकते हो, ये डिवाइसेस क्या होती हैं इवेल्युएशंस की। ठीक है, तो इसमें पहला आएगा, वैसे तो इसके अंदर लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा में, एक मिनट रुकना बेटा, दो तरह से होती है ना, लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा। पहले हम करते हैं लिखित परीक्षा, एक ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। आगे टाइप्स भी दे रखे हैं, टाइप्स में सुमेटिव और फॉर्मेटिव। चलो इसकी वो डिवाइसेस करते हैं पहले हम इवैल्यूएशंस के। तो पहले आएगा एसे टाइप, लिखित रिटन टेस्ट के अंदर एसे टाइप। अभी तक आप सभी जब जितने भी एग्जाम दिए हैं आप लोगों ने, आप एसे टाइप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते आए होंगे, किए होंगे आप लोगों ने। यस यस मैम। मैम। क्या बेनिफिट लगता है आप लोगों को ऐसे टाइप क्वेश्चन लिखने का, कुछ बताओगे कि होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, क्या लॉजिक क्या है क्या नहीं है, अपने व्यूज दो एक बार मुझे। ऐसे टाइप में हम अपना जो भी हम सोच रहे हैं हम अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, ये बेनिफिट है। वेरी गुड। और बताओ। देखिए जितने भी ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं ना, आप कभी भी देखना, आप अपने एक टॉपिक दे दिया तो आप इतने मैच्योर हो चुके हो, या इतनी आपको रिटन प्रैक्टिस हो चुकी है, या आपकी इतनी स्टडी हो चुकी है जिसमें फिर भी आपको कुछ सेकंड उसमें सोचना तो पड़ेगा, कुछ सेकंड के लिए भी सोचें हम, बोलने के लिए कह दें या लिखने के लिए कह दें। फिर हम कई बार कहते हैं ये टॉपिक हमने सुना ही नहीं है, हमें पढ़ना पड़ेगा फिर ही हम लिख पाएंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कैसे नहीं हुए हैं, तभी हम लिख पाते हैं। तो एक तरह से हम ये कहें कि एक फुल्ली प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है, लिखना आना जरूरी है, आपकी स्पीड होना बहुत जरूरी है, आपकी मेमोरीज होना बहुत जरूरी है, आपको एक विचार आने बहुत जरूरी है जिसके अंदर हम ये कहें। दूसरा हम ये कहें कि आप किस तरह से सोचते समझते विचारते हो, आपका दृष्टिकोण कैसा है। ठीक है, आप किस तरह की भाषा शैली का प्रयोग करते हो, आपने परफेक्टली लिखा है या नहीं लिखा है। आपको उसमें लिखने में, कई बच्चे मैंने कई बार देखा है, अभी एग्जाम हुए थे पीछे, तब उसमें एक बच्चा हम ये कहे हाफ एन आवर्स के अंदर ही उसका पेपर कंप्लीट हो जाता था। कई बार मैं कहती थी बेटा लिख तो सही, लिखने के ही तो मार्क्स हैं आप लोगों के। तो बोला लिखा ही नहीं जाता मुझसे, लिखूं क्या, जितना मैंने लिख सकता था, जितना मैं बता सकता था मैंने बता दिया। तो आप ये देखो ना कि आप कितना इम्प्रेसिव लिखते हो, या कितना होने वाली हो, कितना इम्प्रेसिव लिखते हो, किस तरह से लिखते हो, आप में उसमें योग्यता है या नहीं है। ठीक है, आप कंसंट्रेशन, आप कौन, क्योंकि लिखना क्या है, एक तरह से कंसंट्रेशन करना होता है, पूरा एकाग्र से लिखना होता है। और आपको अगर वो टॉपिक आता है तो आप पूरे कंसंट्रेशन से, कई बार आप लोगों ने एग्जाम में भी खुद ने भी ये रियलाइज किया होगा, मान लो अगर टीचर बात कर रहे हैं या बच्चे बात कर रहे हैं तो आप कहते हो ना मैडम ध्यान नहीं जा रहा मेरा, मैं लिख नहीं पा रही हूँ, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो ये क्या है, पूरा एकाग्र होकर हमने करना पड़ता है, इमेजिनेशन पावर को साथ लेके चलना पड़ता है कि भी हाँ ये हो सकता है, अपने विचारों को शामिल करना होता है, और अपने पर्सनल व्यूज भी आप लोगों को उसमें देने होते हैं। तो ये क्या है, निबंधात्मक प्रश्न है।
इसके अंदर कमियां क्या क्या हो सकती हैं या दोष क्या क्या है। एक तो रटने की स्थिति पर रटने की उस पे बल देता है, क्राइमिंग के ऊपर देता है। जब तक आप टॉपिक रीड नहीं कर लेते, आपने खुद ने ये किया होगा ग्रेजुएशन में भी, इवन ग्रेजुएशन में भी आप तो ये तो है नहीं कि टॉपिक पढ़ के नहीं जा रहे, टॉपिक पढ़ रहे हो, पॉइंट याद कर रहे हो, अब इवन अब भी कर रहे होगे। तो ये क्या है, रटने पर बल देता है। और दूसरा हम कहें कि सब्जेक्टिव है, और इसके अंदर परीक्षाएं जो है विश्वसनीय नहीं है। कि इसके अंदर प्रश्न पत्र देखो इसमें दे रखा है ना कि यदि किसी समूह को प्रश्न पत्र आज दे दिया जाए और वही प्रश्न पत्र 15 दिन के बाद दे दिया जाए तो उसके अंदर लिखने में चेंजेस आ जाएंगे। आज तो आपको याद है, आपने बहुत अच्छे से लिखा कुछ बच्चों ने कि आज हमारी तैयारी है, और वही महीने के बाद या 15 दिन के बाद मैं आप ही को बुलाऊं और कहूं कि अब लिखो, तो बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे, वो रिजल्ट सेम नहीं रहेगा। नेक्स्ट आएगा इसके अंदर कि अनावश्यक कारकों पर बल दिया जाता है, जैसे वोकैबुलरी हो गया, हैंडराइटिंग होगी, लैंग्वेज यूज्ड हो गया। अब क्या कहते हैं ना, कई बार आपने टीचर्स क्या कहते हैं, हैंडराइटिंग के +1 मार्क्स मिलेंगे, आपको एक एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, अगर आपने सेम लिखा तो +1 मिलेगा, नीट एंड क्लीन किया तो +1 मिलेगा। तो ये क्या है, ग्रेस मार्किंग मिलते रहते हैं, तो ये अनावश्यक कारकों के ऊपर बल देता है। फिर है अनैतिकता को प्रोत्साहन, जिसके अंदर हम कहें कि प्रश्न पत्र जिसमें हम अनुमान लगाकर चलते हैं कि उन्हीं को पढ़ाया जाता है। फिर आप जैसे कई बार कहते हो गेस्ट पेपर बता दो मैम, कि कौन से इंपॉर्टेंट है वो बता दीजिए, और नहीं आएंगे तो आप कहते हो मैम आपने तो ये बताया था, ये तो एग्जाम में आए ही नहीं है। तो ये क्या है, जिसके अंदर हम कहें कि लगता है कि ये आ जाएगा, ये हो जाएगा, इस तरह से ये याद करना है मुझे, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, तो उनके ऊपर आ जाएगा। क्लियर? समझ आ रहा है सबको? यस मैम। फिर इसके अंदर Yes, ma'am. टाइमिंग ज्यादा लगती है। दूसरा हमें कहें कि गैसिंग का मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। और प्रश्नों की भाषा कई बार स्पष्ट नहीं होती है, कई बार कहते हैं ना प्रश्न बड़े घुमा फिरा के दे रखे थे मैडम, समझ ही नहीं आए क्या पूछ क्या रहा था, हम तो ऐसे प्रिपेयर करके आए थे। तो वो क्वेश्चंस जो है कई बार जो क्वेश्चन की वे है वो सही नहीं होती है। और हमें कहें कि जिससे एक पूरा जब एग्जाम होते हैं आप लोग पूरी एक टेंशन बनी रहती है, बच्चों को स्ट्रेस बना रहता है कि एग्जाम होने वाले हैं, किस तरह से होगा, किस तरह से नहीं होगा। तो जितने भी पास रिकॉर्ड होते हैं स्टूडेंट्स को, उसका कोई मार्क्स उनको नहीं मिलने वाला होता। तो इस तरह से ये क्या है, ऐसे टाइप जो जितने भी क्वेश्चन पेपर आते हैं या ऐसे टाइप जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी कमियां ये है। कर लोगे ये? अब ये पढ़ लेना भैया, आगे सजेशंस दिए हुए हैं कि कितने कितने होना चाहिए। 3 घंटे का है भाई, कई बच्चे 3 घंटे भी नहीं लिख पाते, कईयों की स्पीड स्लो होती है। ठीक है, और उनको हम ये कहें कि कुछ चीजें ऐसी जोड़ दी जाती हैं, 1 वर्ड के कई बार क्वेश्चंस होते हैं, फिर उसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, फिर ऐसे टाइप आ जाते हैं जिनको पढ़ने में, उनको समझने में कि मुझे अटेम्प्ट कैसे करना है बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो उनको दूर करना चाहिए, उन प्रॉब्लम्स को, रटाफिटेशन को दूर करना चाहिए, प्रश्नों की संख्या निर्धारित करनी चाहिए, अंक निर्धारित करने चाहिए, क्रिएटिविटी उसमें होनी चाहिए जिससे बच्चे इंटरेस्टिंग वे से उसको कर सके। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी, तो ये सब आप लोग पढ़ लेना, और कहीं भी प्रॉब्लम लगे तो मुझसे पूछ लेना, ऐसा डिफिकल्ट नहीं है ये। तो सभी कर लोगे ये इवैल्यूएशन का लिखित परीक्षाएं? Yes, ma'am. यस मैम। आज के लिए इतना ही है, बाकी कल हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे, टेस्ट करेंगे। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप। मैम हाँ, वो अधिगम वाला जो क्वेश्चन है वो दोनों दोनों बुक्स में है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग में, तो क्या मैम हम सेम ही है, यस मैम। हाँ मैम। सेम सेम ही ही है चीज बेटा, लिखना? किसी भी तरह से अटेम्प्ट कर लो उसको। अच्छा ठीक है, यही पूछना लर्निंग तो चेंज नहीं हो सकती ना, लर्निंग तो लर्निंग ही रहेगी। जी। नहीं मैम उसमें कुछ सिद्धांत वगैरह आगे
होता है ना, जो बेटा वो टॉपिक specific है। टॉपिक के अकॉर्डिंग देखने ना, अगर वो प्रिंसिपल्स पूछ रखे हैं तो उसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल लिख देना, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रखी है तो दोनों की सेम ही कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी। प्रिंसिपल भी वैसे ही ऑलमोस्ट सेम ही है, वो बस अब थोड़े सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कितना लिखना चाहो लर्निंग के ऊपर आप लिख सकते हो, अनलिमिटेड है उसमें। ठीक है।